जब से भारत के प्रधानमंत्री मोदी बने तभी से देश एक अलग ही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था, दुनिया में नाम, उद्योग, धंधे और सेना में एक अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है। भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है और नए नए हथियार खरीद रहा है और बना रहा है। इसी का नतीजा है कि आतंकी और आतंकियों को पनाह देने वाले लोग कांप रहे हैं। आपको याद होगा, भारतीय सेना पर आतंकी हमला हुआ था, तब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया और आतंकियों को ठिकाने लगाया। इसके साथ साथ भारत आतंकियों से लोहा लेने और उनको मिट्टी में मिलाने के लिए एक अलग तरह की यूनिट का गठन कर चुका है, जिसका नाम AFSOD, जिसमें सेना के तीनों फोर्स से जाबाज जवान शामिल किए गए हैं। उसी फोर्स का पहला चीफ मेजर जनरल AK ढींगरा को नियुक्त किया गया है। इस 3 लेयर वाली सेना के डिवीजन में भारत की सबसे खतरनाक सेना की पैराशूट रेजिमेंट, नौसेना की मार्कोस और वायुसेना के गरुड़ कमांडोज की जाबाज शामिल हैं। सेना की तीनों फोर्स से बनाई गई आर्म फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन अब काम करने लगी है। तो आज हम बात करेंगे अफसोड की। एक बार 2018 में संयुक्त कमांडर्स के सम्मेलन में बोलते हुए PM मोदी ने कहा था, सेना के तीनों अंगों को मिलाकर एक फोर्स बनाई जाए जिसका एक ही काम हो, आतंक का सफाया। उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ और एक नए आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन यानी कि अफसोड का निर्माण हुआ। इस फोर्स के पीछे अमेरिका की फोर्स है, जिससे प्रभावित होकर इस तरह की एक अलग फोर्स का निर्माण किया गया। ये फोर्स देश के अंदर और बाहर किसी भी बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान को अंजाम देगा। आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के अपने हथियार, सर्विलांस विंग, हेलीकॉप्टर, इंटेलिजेंस विंग, ट्रांसपोर्ट विमान होंगे। ये कभी भी आतंकी ठिकानों को खत्म करने का काम करेंगे। जानकारी देते चलें कि इस फोर्स की गठन की शुरुआत 2011 में हुई, जब भारत सरकार ने एक अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए समिति का गठन किया और इस समिति के चीफ थे नरेश चंद। इस समिति ने चौंकाने वाले खुलासे किए और कहा कि भारत चीन से सावधान रहना चाहिए, जो कभी भी युद्ध कर सकता है। इसके साथ साथ भारत के लिए आतंक एक बड़ा खतरा है, इसलिए भारत अपनी तीनों फोर्स को मिलाकर एक ऐसी फोर्स का निर्माण करे जो सिर्फ आतंकी ऑपरेशन करेगी। इसी कमेटी ने कहा था कि सेना का एक CDS होना चाहिए। पहले की सरकारों ने इस पे काम तो नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने इन सिफारिशों पर काम करना शुरू कर दिया। इसी का नतीजा है कि आज भारत के पास CDS है और भारत के पास एक खतरनाक कमांडो फोर्स है। इसी का नतीजा था कि भारत ने 2018 में इस अफसोड का गठन किया। इसके साथ साथ इन तीनों सेनाओं से लिए गए जवानों ने एक साथ 2 सैन्य अभ्यास भी कर चुके हैं। पहले अभ्यास का कोड नेम था स्मेलिंग फील्ड, जो 28 सितंबर 2019 को किया गया। इसे गुजरात के एक जिले में किया गया था। इस फोर्स का दूसरा एक्सरसाइज DANX 2020 में किया गया, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। विशेषज्ञों की माने तो सेना के तीनों अंगों के कमांडोज अपने अपने क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी हैं, जैसे कि पैरा कमांडो इंडियन आर्मी की ब्रांच है जो जंगल वॉरफेयर की माहिर है। तो मार्कोस इंडियन नेवी की फोर्स है जो समुद्र के माहिर खिलाड़ी है। एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो हवा में ऑपरेशन करने के एक्सपर्ट हैं, जिन्हें एयरफोर्स ने एयरबेस सुरक्षा के लिए बनाया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक फोर्स 3 तरह के जाबाजों से बनती है तो वो क्या कर सकती है। जानकारी देते चले कि ये डिवीजन उस समय जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, तो आप समझ सकते हैं ये फोर्स क्या कर सकती है और इस फोर्स में कितनी ताकत है और इस फोर्स से क्यों आतंकी कांपने लगे हैं। जानकारों की माने तो आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के अंतर्गत 3000 कमांडोज रहेंगे। इसका मुख्यालय आगरा या बेंगलुरु में बनाया जाएगा। खास बात यह है कि ये डिवीजन ओसामा बिन लादेन को खत्म करने वाली US स्पेशल ऑपरेशंस कमांड फोर्स के तर्ज पर काम करेगी। Sir, when you were appointed, one of the most significant tasks assigned to the CDS and the DMA was to theaterize the forces, and the process has been going on for a long time. What is the current status and how far have we moved in this direction, sir? Well, I would suggest that the theaterization process is going on well. It is making satisfactory progress. Amongst the 3 services, we have been able to resolve most of the issues.
You know, whenever there is change, there is always a resistance to change, because there is a tendency amongst some people to think that they are likely to lose something without remembering what in the long term they are likely to gain. But I think that is now all over. There is understanding between the three services as to how we have to move forward. There is also better understanding that if the three services integrate, bring about jointness and carry out transformation, then I think we will be able to ensure better efficiency, better utilization of our existing resources, both in terms of our weapons, equipment and manpower. We will also be able to optimize on the resources, and I think we will be better prepared for combat or the future, because we have to now start looking at other kind of warfare, that is non-contact warfare. Not only are we to be prepared for attrition warfare, but we have to start now looking at cyber warfare, psychological aspects, information warfare, expanding into the space domain. We have to create special operation forces which should be able to carry out quick, swift operations against the adversary. So there is a need for change and integration. I think we are moving in the right direction. When this structure is ready, how will the forces look like? How many theatres would be created, and how will they help us in fighting the wars of the future? Well, we will have a theatre looking after the air defence. We have always maintained that air defence is becoming more and more complex. There are large users of airspace. It is not just the aircraft and helicopters that operate in the skies above. We now have drones, we have UAVs, we have missiles, we have long range artillery guns, all of which are using the airspace. Now there is a requirement of one agency to control and ensure that the airspace management does not lead to fratricide. If we do not manage the airspace, we are likely to target each other with our own weapon systems. And I think therefore to coordinate all that, we need one agency to look after the air defense of our airspace above. Then we have a very large border along the coastline and the high seas, which is the Indian Ocean region. We have island territories there. We need to ensure that we have one organization looking for that. And that can best be done by creating a maritime command or whatever name we call it, but somebody who looks after the oceans and the coastline. And then of course we have to look at the land-based theatres, which is the western and the eastern theatres, looking after two adversaries on the west and the north. So that is the way forward we are looking at. How the final structure will evolve will only happen after we have created the initial organization which will be responsible for creating the final structures of the theatre, which will take some time. But our aim is to ensure that we at least get the government approval for the creation of the theatres in the manner in which we wish to achieve them. So that process is on. We need government support. We need to have consultative mechanism within the DoD with the other agencies involved. And finally, let me assure you, we will come out with structures that are best suited to Indian conditions. And sir, there have been certain reports coming out which say that the process of theatrization may get delayed because of need for wider consultation. Do you think, sir, you are moving well within your timelines and would be able to achieve that? Well, as I said, wider consultation is required, because as of now we have carried out consultations within the services, but we do need some support from the Department of Defence, from the MHA, because there are a lot of MHA forces also which operate along with us. So we are now talking to them, but I do not really think there will be a delay, because while this consultative mechanism is on, it is all moving at a fairly rapid pace, and the movement so far has been very satisfactory.